नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम्बड्समैन। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज द मीन्स ऑफ ओम्बड्समैन। देखिए, ओम्बड्समैन क्या होता है। अगर आपने कभी बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा तो बैंकिंग फ्रॉड को सुलझाने के लिए आरबीआई ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया हुआ है, या यूँ कह लीजिए एक ब्रांच है अलग से जो बैंकिंग फ्रॉड्स को सुलझाती है। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है ओम्बड्समैन। जैसे ओम्बड्समैन मीन्स एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल्स। वैसे अगर ब्रॉडर टर्म में अगर हम यूज़ करें तो ओम्बड्समैन वह व्यक्ति होता है जो किसी एक व्यक्ति के साथ हुई किसी भी घटना की इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन तो वैसे पुलिस विभाग भी करता है, कोर्ट भी करता है, बट ओम्बड्समैन एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब ही यही होता है टू इन्वेस्टिगेट ऑफ द इंडिविजुअल्स कंसर्न। ठीक है, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़। पब्लिक अथॉरिटी मतलब क्या, जैसे आप हैं, किसी का नाम है मान लो रमेश ने कोई पब्लिक अथॉरिटी है मान लो पीडब्ल्यूडी। ठीक है, रमेश ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कोई कंप्लेन कर दी। तो इस पीडब्ल्यूडी के खिलाफ की गई कंप्लेन की जो सुनवाई है, ठीक है, ये जो संस्था है ओम्बड्समैन की, ठीक है, ये ओम्बड्समैन इसकी जांच करेगा। ये है पब्लिक अथॉरिटी पीडब्ल्यूडी, ये इंडिविजुअल है रमेश, जिसकी कोई शिकायत है इस पीडब्ल्यूडी के खिलाफ, उसकी जांच कौन करेगा? ओम्बड्समैन। यही ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इट इज़ ऑफ स्वीडिश ओरिजिन। ये आया कहाँ से? स्वीडिश ओरिजिन से आया है। ठीक है, इन स्वीडिश ओम्बड्समैन मीन्स अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। स्वीडन में ओम्बड्समैन को क्या कहते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, यानी कानूनी सलाहकार। ये जो आपकी तरफ से कानून की सलाह आपको देता है और आपके लिए कानूनी कार्रवाई करता है, वो स्वीडन में इसकी परिभाषा है। तो यही मतलब हुआ ओम्बड्समैन का। ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लीजिए। मान लो यही व्यक्ति है रमेश, ये गया एटीएम पर। एटीएम में, ठीक है, रमेश गया एटीएम पर। एटीएम में इसने पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन इसके पैसे वहाँ पर क्या हो गए? ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, अकाउंट से पैसे कट गए हैं, बट पैसे एटीएम से नहीं निकले। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा रमेश? इसकी शिकायत दो जगह कर सकता है। एक तो बैंक को कर सकता है और दूसरा आरबीआई के ओम्बड्समैन को कर सकता है। ठीक है, आरबीआई के ओम्बड्समैन को भी ये अपनी शिकायत कर सकता है। तो ये मतलब होता है ओम्बड्समैन का, और यही काम होता है ओम्बड्समैन का। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, ओम्बड्समैन। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी बताना चाह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ़ी एंड फीस। ये तो आपने हमेशा ही सुना होगा कि फ़ी और फीस में क्या डिफरेंस होता है। दोनों वर्ड आपने सुने हैं, इनका डिफरेंस आज आप जान लीजिए। देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसा कोई खास डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है, बट फिर भी है। इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है उसमें डिफरेंस है। जैसे व्हेन इट इज़ एन सम ऑफ मनी यू पे फॉर प्रोफेशनल सर्विस टू अ डॉक्टर। जब आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इनको जब आप एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, जैसे लॉयर, टीचर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इनको जब आप एक लमसम अमाउंट पे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फीस कहते हैं। ठीक है, यानी लॉयर्स की फ़ीस, डॉक्टर की फ़ीस, उसको क्या कहते हैं? फीस कहते हैं। टीचर की फ़ीस जो आप स्कूल में जमा करने जाते हैं वो तो हो गई फ़ीस जो आप पे करते हैं, यानी उनकी सर्विस के लिए जब आप उनको वो पे करते हैं वो हो गई फ़ीस। बट द अमाउंट यू पे फॉर टेकिंग एन एग्जामिनेशन और ज्वाइनिंग अ क्लब, लेकिन जो आपने कोई एग्ज़ाम देना है या कोई क्लब को ज्वाइन करना है तो वहाँ जो आप पैसा पे करते हैं उसको कहते हैं फ़ी। डिफरेंस दोनों में थोड़ा ही है,
बट है। यानी जब आप किसी व्यक्ति की सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, तो वहाँ जो आप पैसा पे करेंगे उसको कहते हैं फीस। और जब आप कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या कोई क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर जो आप पैसा पे करते हैं उसको कहते हैं फ़ी। तो यही है दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन फ़ी एंड फीस। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड ईडियम्स। ठीक है, फ्रेज और ईडियम्स के बीच में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। देखिए, फ्रेज मैं आपको समझाता हूँ, फिर ईडियम्स भी समझाऊंगा। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, ही हैज़ अ स्वीट होम। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया कि ही हैज़ अ स्वीट होम, यानी उसके पास क्या है? एक अच्छा स्वीट घर है, प्यारा घर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंप्लीट सेंटेंस हो गया। पहले आप सेंटेंस समझिए क्या होता है। सेंटेंस मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग या सेंस निकलता हो। शब्दों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, एक मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, उसको हम कहते हैं क्या? सेंटेंस। ठीक है, ये तो हो गया सेंटेंस की परिभाषा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेज क्या होता है। ठीक है, देखिए, आधा अधूरा जो सेंटेंस होता है ना, यानी ऐसा शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सेंस, ठीक है, विच हैज़ सेंस बट नो कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। कैसे? इसको आप दो भागों में तोड़ दीजिए, इसी सेंटेंस को आप दो भागों में तोड़ दीजिए। एक में तो आ गया कि ही हैज़, ठीक है, दूसरे में आ गया अ स्वीट होम। यहाँ से लीजिए, अ स्वीट होम, एक प्यारा घर। तो ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस बचा है, अ स्वीट होम, इसका मीनिंग तो है, इसका मीनिंग तो निकलता है कि क्या? कि एक प्यारा घर है, बट किसका है, कहाँ है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इतना जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है सेंटेंस के अंदर से निकाला जो हमने, अ स्वीट होम, जिसका सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, इसी को कहते हैं फ्रेज। इसी को फ्रेज कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, उसको कहते हैं क्या? फ्रेज। और सेंटेंस का मैंने आपको बता ही दिया। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के अंदर प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी काम को करने वाला। सेंटेंस के अंदर काम को जो करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन, सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा पोर्शन बचता है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। यानी ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और इसके अलावा बचा हुआ जो पूरा पोर्शन है वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेज आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, वो भी यहाँ पर भी यही लिखा है कि फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वर्ड्स विच मेक अ यूनिट एक्टिंग एज नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये सभी मैं आपको ग्रामर वाले पोर्शन में पढ़ा सकता हूँ, मतलब पढ़ाया है मैंने, आप जाकर वहाँ पर वीडियोस को देख सकते हैं। इन द सेंटेंस इन इट सेल्फ इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये क्या करता है? कंप्लीट सेंस नहीं बताता है, बट कैन हैव मीनिंग ओनली, लेकिन इसका मीनिंग तो ज़रूर निकलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में अ स्वीट होम, मीनिंग तो निकल रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है कि किसका घर है। ओके, thoughts its relation to some part of the sentence in which it stands. Okay, for example, in the sentence I saw him at his house, जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, I saw him at his house, मैंने उसको उसके घर पर देखा। at his house is a phrase, लेकिन at his house is a phrase, इतना यानी आधा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया? फ्रेज हो गया। अदर एग्जाम्पल ले लीजिए, इन द इवनिंग इन द इवनिंग यानी शाम को, इन गुड शेप, अच्छी अवस्था में, A nice man just recently might have been the man over there. ये सब क्या है? ये फ्रेज हैं।
नो फ्रेज कैन मेक सेंस ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड, ठीक है। कोई भी फ्रेज है वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, वो अधूरी सेंस बनाता है। इट इज़ ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और ये केवल सेंटेंस का एक क्या होता है, हिस्सा होता है। एंड ईडियम इज़ ऑल्सो फ्रेज, ईडियम भी क्या होता है, एक फ्रेज की तरह ही होता है, लेकिन ईडियम में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो ईडियम होता है, ईडियम में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ईडियम का मतलब, देखिए ईडियम भी होता तो एक सेंटेंस का पार्ट ही है। जैसे फ्रेज होता है सेंटेंस का हिस्सा, वैसे ही ईडियम भी सेंटेंस का हिस्सा ही होता है। बट ईडियम में क्या होता है, उसको पढ़ने के बाद आप उसका मीनिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। वो क्या होता है, पहेली की तरह होता है, जिसको पढ़ने के बाद आप उसका सीधा मतलब नहीं निकाल सकते। उसका मतलब निकालने के लिए आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। यानी जैसे अंडरस्टूड बट इट मीन्स कैनॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी इसको, ये जो ईडियम्स होते हैं ना, उनको आप उसके मतलब यानी उसके वर्ड्स के मीनिंग से नहीं समझ सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एट द 11th आवर्स, ठीक है, एट द 11th आवर्स। अगर आप इसका मीनिंग निकाल लें तो आपको लगेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, एट द 11th आवर्स यानी 11वें घंटे में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ईडियम है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि आखिरी समय में। इसका मीनिंग क्या होता है, अंतिम समय में, अंतिम समय पर। अब आप सोचिए कि ईडियम का यहाँ पर जो लिटरल मीनिंग था वो अलग है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग वो अलग है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो ईडियम्स है उसके मीनिंग अलग होते हैं, और फ्रेज जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द सेंटेंस को हम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ईडियम और फ्रेज दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आज क्या, वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है, मीन। मीन का मतलब होता है डिग्निफाइड मैनर और कंडक्ट। डिग्निफाइड मतलब क्या होता है, जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत हो, थोड़ी बहुत क्या इज्जत हो, इज्जत के साथ डिग्निफाइड, ठीक है, यानी इज्जत के साथ। डिग्निफाइड मैनर, ऐसा मैनर जिसकी यानी इज्जत के साथ आप जो व्यवहार करते हो उसी को कहते हैं मीन। और आपका जो कंडक्ट है, कंडक्ट का मतलब ये होता है कि हाउ यू बिहेव विद द अदर पीपल, दैट इज़ योर कंडक्ट, ठीक है। जैसे आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आइए, बैठिए, जो आपका आचरण है दूसरों के साथ व्यवहार करने का, उसी को कहते हैं कंडक्ट। इसका सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम है बियरिंग और प्रेजेंस एंड कंपोर्टमेंट, ठीक है, कंपोर्टमेंट। तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे, बियरिंग और प्रेजेंस। और यूसेज है कि हिज पर्टिकुलर मीन, यानी मीन मतलब क्या, बिहेवियर या कंडक्ट। एंड लग्जूरियस क्लोथ्स, लग्जूरियस मतलब, लग्जूरियस का मतलब होता है कि जब आप वैभव इन द सेंस कि जब आप लग्जूरियस यानी जब आप बहुत अच्छा किसी चीज़ को लेकर जब आप बहुत अच्छा फील करते हैं या बहुत अच्छा पहनते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लग्जूरियस क्लॉथ, ठीक है। मेड हिम स्टैंड आउट, यानी हिज पर्टिकुलर मीन, यानी उसका जो डिग्निफाइड मैनर और कंडक्ट है। मीन का मतलब क्या था, डिग्निफाइड मैनर एंड कंडक्ट एंड लग्जूरियस क्लॉथ्स, और उसके वैभवी क्लॉथ्स, कपड़े, मेड हिम स्टैंड आउट, उसको क्या करते हैं, बिल्कुल अलग दिखाते हैं, ठीक है। स्टैंड आउट मतलब बिल्कुल औरों से अलग। तो ये मतलब हुआ कि इसका मीन का। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, नो योर इंग्लिश द हिंदू से। तो द हिंदू का एक और इनिशिएटिव हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको द हिंदू के अंदर से एक आर्टिकल, केवल और केवल क्या, एक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपकी सोशल लाइफ के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। हो सकता है इसी के साथ हम उसको क्लब कर दें, हो सकता है उसकी वीडियो जो है अलग से लेकर आएँ। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, और मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।